जो नज़ारा आज मंडे नाइट रॉ में हमें ब्रॉक लेसनर के साथ देखने को मिला है, मुझे लगता नहीं है बहुत टाइम तक हमारे दिमाग से ये चीज़ मिटने वाली है। और क्या अभी भी रोमन रेंस की सही से दिमाग की सनकनी बाकी है? Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, जहां पर रोमन रेंस थे, जहां पे ब्रॉक लेसनर थे, जहां पे सीएम पंक थे, जहां पे सेथ रॉलिंस थे और जहां पे ओबा फेमी थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं आज मंडे नाइट रॉ में, जिसके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। और ये मैंने भी फील किया है कि जब शोज़ पे अच्छी चीज़ें होती हैं बात करने के लिए, तो मेरे को भी खुद भी जो रिव्यूज़ है उसको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो मास्क मैन की पूरी टोली के साथ होती है। सेथ रॉलिंस आते हैं, उन्होंने भी अपना जो मास्क है उसको हटाया और आप देखना वो नीचे जो नेम वाली एनिमेशन आती है वो सेथ रॉलिंस के आने से पहले मास्क एक बंदे वाली एनिमेशन भी आती है। तो मतलब अब ये पूरा जो गिमिक है वो ही हो चुका है सेथ रॉलिंस का, जो मैं बोलूँगा बहुत ही आउट ऑफ नोवेयर है, क्योंकि अगर सेथ रॉलिंस को इंजरी नहीं होती तो शायद ये उनकी डेफिनेटली डायरेक्शन नहीं होती रेसलमेनिया के लिए। तो इसके बाद क्या होता है, आई होप मेरा फेस पूरे टाइम फोकस में रहा है और पीछे किसी भी तरीके का फोकस नहीं गया हो। तो सेथ रॉलिंस आते ही बोलते हैं कि भाई एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि विजन मैंने ही बनाई है और इस विजन को तोड़ूंगा भी मैं, और जो भी बंदा पॉल हेमन के साथ खड़ा होगा, भैया तुम तो अपनी जो ऊपर की अर्जी है उसको लगवा लो, क्योंकि तुम इस धरती पे फिर नहीं रह सकते। कहते मैंने स्टील चेयर से मारा पॉल हेमन को, मैंने स्टॉम्प उसे किया, जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिली है ये सब करके। और इतने में ही क्राउड ने बू करना शुरू कर दिया। मैं कह रहा भाई हुआ क्या, अचानक से सेथ रॉलिंस की बातों पे लोगों ने बू करना क्यों शुरू किया? तभी देखा कि पॉल हेमन आते हैं उस एंट्रेंस वाली रैंप से, और जो हुलिया बना के रखा हुआ था पॉल हेमन ने अपना, सही में ऐसा कि इसको स्टील चेयर पड़ी है, ऐसा कि जैसे उसे जो है स्टॉम्प पड़ा है। एक आंख पूरी की पूरी लाल है पॉल हेमन की, दाढ़ी उनकी बड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि ये पिछले 2 हफ्तों में उनकी जो उम्र है वो 10 साल बढ़ चुकी है। बिल्कुल एक मरे हुए आदमी की तरह लग रही थी पॉल हेमन की शक्ल, और ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं तेरे को लगता है कि तू मेरे से स्मार्ट है, और उसके बाद क्राउड ने एफ यू हेमन के वहां पे जो चैंट्स है वो करना शुरू कर दिया। सेथ रॉलिंस नोटिस करते हैं कि पॉल हेमन के हाथ में माइक है, मतलब बंदे को कुछ बोलना है, तो कहते हैं कि अच्छा कुछ कहना है तो बोल सकता है। कहते हैं कि मेरी बहुत बड़ी गलती, मैंने बहुत सारी गलतियां करी अपनी लाइफ में, लेकिन तेरे साथ आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और कहते हैं कि अब तो मैं तुझे इस बिजनेस से ही गायब कर दूंगा। उसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं कि भाई क्या तेरा ये हेटफुल प्रोमो है, और वो ऐसे लाइन करके उसको राइम करके बोलते हैं कि आई एम एफिन विद यू कॉज यू एफ्ड विद मी, मतलब ये करके वो बोल रहे थे कि मैंने तेरे साथ बुरा किया तो तूने मेरे साथ किया। और उसके बाद FAFO करके वो बोलते हैं कि वही आप समझ जाओगे इस बात का मतलब। तो FAFO करते हुए भाई क्या ट्रांजिशन मारा यार पॉल हेमन ने। उन्होंने बोला FA और उसके बाद सीधा बोला F5, और जैसे ही उन्होंने बोला तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का, क्योंकि पॉल हेमन की यारी दोस्ती है ब्रॉक लेसनर से, और सेथ रॉलिंस ने बोला कि जो भी खड़ा होगा पॉल हेमन के साथ वो भी पेला जाएगा। और ब्रॉक लेसनर की म्यूजिक पर क्राउड ने रिएक्शन भी अच्छा दिया, और बिल्कुल ये जैसे टॉप टियर वाला सेगमेंट होता है ना, जैसे हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आजकल WWE में, पूरी वो उस जैसे रियल टाइम में उस चीज को देख रहे होते तो कैसी फीलिंग होती है कि भाई अब क्या होने वाला, अब नेक्स्ट क्या होगा, वो एपिक फीलिंग थी इस टाइम इस चीज को देख के, जैसी ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर को भी अगर आप देखोगे भाई बंदे का लुक थोड़ा सा क्लीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब रेसलमेनिया की इनकी भी जो तैयारी है वो हो चुकी है, मतलब उनकी जो बियर्ड है वो ज़्यादा शार्प है, और उन्होंने मतलब थोड़ा अपना सा जो शक्ल आपको बहुत क्लीन लगेगी ब्रॉक लेसनर की। अब इसके बाद क्या होता है, अपनी वो जो टोपी है वो पॉल हेमन को पकड़ा देते हैं, मतलब पता चल गया था भाई ये पॉल हेमन का यहाँ पे प्लान है। और इसके बाद सेथ रॉलिंस को हमने देखा कि वो रिंग में है, और मास्क मैन भी वहाँ पे रेडी है उनको देखने के लिए। बिल्कुल ब्रॉक लेसनर आते हैं, पहले वो रिंग में नहीं घुसे, और रिंग साइड पर जितने भी भाई ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कि ये ह्यूमन अलग आदमी है ब्रॉक लेसनर, और ये बाकी लोग शायद थोड़े दूसरे तबके के ह्यूमन है, मतलब ऐसे लग रहा था कि ये भी सेम इंसान है। जिस तरीके से वो उनको उठा के पटक रहे थे, उसके बाद वो रिंग में जाते उन्होंने F5 भी लगाया, उन्होंने सुप्लेक्स भी लगाया, और भाई ब्रॉक लेसनर वहां पे देख भी नहीं रहे थे कि बंदा सुप्लेक्स लगाने में गिर कैसे रहा है, तो वो कैसे भी टूट फूट सकता था, मे भी हो सकता है कोई टूट फूट भी गया। और एक टाइम पे ब्रॉक लेसनर की स्क्रीम भी हमें सुनने को मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा आइकॉनिक है फॉर वेरी डिफरेंट रीजंस, और क्या पता कोई एक फैन कैम से अगर वो स्क्रीम आए तो एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर का मीम बन सकता है। अब इसके बाद ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस बिल्कुल फेस टू फेस खड़े हुए हैं। क्राउड ने वहां पे होली शिट के चैंट लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अभी होने वाला है मंडे नाइट रॉ में, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ हो सकता है, लेकिन हो जाता है जब तो ऐसा लगता है कि भाई ये कितना अनरियल मूवमेंट है। और तभी लाइट्स ऑफ होती हैं
और थीम सॉन्ग प्ले होता है ओबा फेमी का। अभी इसके बारे में कुछ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, इस पूरी ये जो ओबा फेमी आया ना इस पूरे सेगमेंट के टाइम पे उस बारे में। तो पहले तो उनको पॉप बहुत ज़बरदस्त मिलती है और मैं तो सोच रहा हूँ कि ये ड्रीम बुकिंग है किसी भी एक सुपरस्टार की। एग्जैक्टली जैसा मैंने एनएक्सटी के टाइम पे इतने सालों से ओबा फेमी को देखा था, और जब ओबा फेमी के ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था इतना, मैंने आपसे बोला था भाई ये बंदा मेन रोस्टर में आके बहुत तगड़ा तहलका मचाने वाला है, और ये नहीं मचाएगा तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत बड़ा फंबल है। लेकिन इतना बढ़िया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक कैसे कर दिया ओबा फेमी को। मैं आपसे बोल नहीं रहा था कि अचानक से आके उनको मेन प्रोग्राम में नहीं डाला। मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले फेमिलियर करवा रही है उनकी स्किल के साथ में, ताकि जैसे ही वो एक बड़े प्रोग्राम पे आए तो लगे कि हाँ भैया ये बंदा वहां पे बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से ये आ गया। तो वो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही परफेक्ट मतलब इसको तो बोलोगे कि जितनी इस चीज़ की तारीफ की जाए वो कम है। ओबा फेमी निकल के आते हैं और भाई इसके बाद ओबा के वो जो चैंट लग रहे थे, कोई बोल रहा है ओबा, और उसके बाद जैसे ब्रॉन ब्रेकर की तो वो कुत्ते वाली बार्क है, लेकिन यहाँ पे ऐसे हु करके जो चैंट कर रहे थे लोग, वो सिंक बहुत बढ़िया था। और आई थिंक ये रिएक्शन जो आज ओबा फेमी को मिला, पहले भी मिल रहा था लेकिन इस लेवल का वो नहीं था, और ये बिल्कुल जरूरी भी था ओबा फेमी के लिए। तो इसके बाद ये बिल्कुल रिंग में फेस टू फेस खड़े हैं। जब ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर खड़े थे वहां पे, तो देख के पता चल रहा था कि भाई आपकी जो डोले शोले हैं, आपकी जो मसल्स हैं, वो आपको कितना ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाती है, और ये चीज रेसलिंग में कितनी ज्यादा मैटर करती है, और काफी हद तक ये आपकी रियल लाइफ में मैटर करती है, क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा बेटर लगती है। और इसीलिए मैं इस बात पे इतना एम्फेसिस डालता हूँ कि वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अपना प्रोटीन इनटेक फिक्स करना चाहिए, जिसके लिए मैं पिछले 1 साल से भी ज्यादा से नेचुरल प्रोटीन को कंज्यूम कर रहा हूँ। और आपने मेरी खुद की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वीडियोस में ही अपने सामने देखी है। ऐसा भी नहीं कि मुझे आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत भी है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करना चाहते हो, जैसा आप फील करते हो, तो उसके लिए नेचुरलिटीन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में। आरपंत वाला कोड यूज करोगे तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट में मिल जाएगा। बाकी आप उसमें जो भी चीजें हैं, जो भी उसकी क्वालिटी है, वो भी देख सकते हो, क्योंकि आप भी अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप भी मेक श्योर करो कि जो क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे प्रीमियम है। और मैं तो खुद यूज कर रहा हूँ, तो भाई मेरा तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में नेचुरलिटीन का लिंक है। आरपंत कोड यूज करके प्यारा सा डिस्काउंट भी ले लेना। और जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ ये कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो आजकल के क्रिएटिव लोग हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि अभी क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, कैसे उनको उन चीजों के साथ खेलना है। लेकिन आजकल वो खेल नहीं, उसको खेला बना देते हैं। लेकिन अब फैंस के बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई को अच्छे से पता था कि ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस को हम लाएंगे तो उन्हें लगेगा कि शायद इनका मैच है, लेकिन फिर एक ट्विस्ट डाल देंगे। तो ये आजकल के जो मॉडर्न क्रिएटिव वाले लोग हैं उनके होने का बेनिफिट है। अगर ये विंस मैकमैन का टाइम होता तो ये कभी भी नहीं होने वाला था कि जैसे 2 रूमर्स चल रहे हैं, दोनों रूमर्स को ही एक सेगमेंट में डाल दिया, लेकिन उसमें से एक चीज सही थी। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी मॉडर्न चीजों के कुछ फायदे भी हैं, लेकिन आजकल वो नुकसान हुए हैं। तो इसको आप एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का मास्टर स्ट्रोक बोल सकते हो, जो हमें लगा कि ब्रॉक वर्सेस सेथ की तरफ लीड कर रहे हैं, लेकिन फिर ये बदल गया ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी में। और उसके बाद सेथ रॉलिंस थोड़ा सा आगे आते हैं, ब्रॉक लेसनर उनकी तरफ देखते हैं। इस टाइम पे ना सेथ रॉलिंस बिल्कुल कोने में चले गए थे, और फिर उसके बाद वो बोलते बिल्कुल एफर्टलेस तरीके से लग रहा भाई कोई ताकत ही नहीं लगाई है आपने। ब्रॉक लेसनर जैसे भारी भरकम भाई उस मॉन्स्टर को उठाया है, ऐसे उन्होंने कंधों पे उठाया अपने, और अपना पावर बॉम्ब डिलीवर किया, और उस पे जो क्राउड ने पॉप भी दिया कि इतना आसानी से ब्रॉक लेसनर ऊपर उठ कैसे गया और इतनी बुरी तरीके से धो कैसे दिया। और भाई उसके बाद भी जो ओबा फेमी ने चीज करी, उन्होंने अपना जो पैर है उसको छाती पे रखा ब्रॉक लेसनर के, और उसके बाद वो जो अपनी फिंगर है उसको पॉइंट करते हैं उस रेसलमेनिया के साइन की तरफ, जो कि स्टोरी बताता है कि ब्रॉक लेसनर इतने टाइम से ओपन चैलेंज की बात कर रहे थे, तो आज ओबा फेमी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और उसके बाद जब ब्रॉक लेसनर बाहर जाते भी हैं, वो भी शॉक में है कि भाई ये कौन बंदा निकल के आया है। तो अब अगर किसी, ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर बहुत पॉपुलर बंदा है, तो किसी भी तरीके से किसी भी कैजुअल फैन की नजर में चीज पड़ेगी कि भाई ये बंदा कौन है जिसने इस तरीके से उठाया है ब्रॉक लेसनर को। तो ये स्टैब्लिश करता है ओबा फेमी के कैरेक्टर को। ये मेन रोस्टर की बात हो रही है, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है, मतलब जहां पर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की रीच है, जहां पर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की पकड़ है। तो ऐसे करके ऑफिशियल हो चुका है ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये हुआ है आज मंडे नाइट रॉ में, ऐसे नहीं चलने वाला, क्योंकि वो बंदा भी आगे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है। तो अब देखते हैं यहां से जो स्टोरी है वो कैसे चलती है। पूरे फुल मार्क्स दिए जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस ओपनिंग सेगमेंट को, और ये मॉडर्न क्रिएटिव लोगों की मॉडर्न थिंकिंग है जिससे ये चीज निकल के आती है। मैं सही बता रहा हूं, ऐसी चीज आपको पहले के टाइम में इस तरीके से एग्जीक्यूट होती हुई नहीं दिखती। लेकिन हाँ, उसके फिर बहुत सारे बुरी बातें भी हैं, वो तो हम आए दिन डिस्कस करते ही रहते हैं, लेकिन अच्छी बातें भी करनी चाहिए। अब इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस
फेक एल ग्रांडे अमेरिकानों के बीच में अमेरिकानों बहुत ज़्यादा घूम रहे होते हैं, उन्होंने नकली वाले यानी लुडविक काइजर के सिर पे वो लगा दिया स्टील प्लेट, फिर हेडबट मारने के लिए गए तो उल्टा उनका ही काम तमाम हो गया। तो मुझे लग रहा है तो सिर्फ उन्होंने मंडे नाइट रॉ में मैच किया है, आगे भी डेफिनेटली मैच करने वाले हैं जो कि शायद रेसलमेनिया में होगा। इसके बाद नेक्स्ट बैक स्टेज एक कार से निकल के आता है बंदा, बिल्कुल काली कार से, और काली कार से कोई बंदा निकल के आ रहा है। तो अगर आप गुड ओल्ड स्मैकडाउन डेज की बात करोगे तो आपको पता है कि वो बंदा हमेशा रोमन रेंस ही होता था। तो रोमन रेंस यहाँ पे होते हैं, ऊसोस उनके पास आते हैं, तो सारे लोग हंस रहे हैं। मतलब मेरे को आज एक चीज़ ने डिसअपॉइंट किया है रोमन रेंस से, वो रिलेटेड है, उसके बारे में बिल्कुल लास्ट में भी बात कर लेंगे हम लोग। तो ये सारे लोग स्माइल कर रहे होते हैं, कहते हैं हम सारे लोग फैमिली हैं। और हाँ सही में ये रोमन रेंस ने ना ये जो पूरा प्रोमो भी छोटा सा कट किया, बिल्कुल वैसे कैमरा पकड़ के किया कि यार देखो फैमिली के बारे में बुरा बोला है तो ऑफेंड तो हम लोगों को होना ही था। सीएम पंक इज माइन बोल के वहाँ से चले जाते, सारे लोगों ने वहाँ पे ईट भी किया है। तो अभी क्योंकि इनकी स्टोरी के हिसाब से अब इनको यारी दोस्ती दिखानी है तो इन्होंने यारी दोस्ती दिखा दी है, वरना जब इनको दिखाना होता है कि ब्लड लाइन सेम पेज पे नहीं है तो ये दिखा देते हैं। तो ये एक इनकन्सिस्टेंट चीज़ है ब्लड लाइन के साथ में, इसकी वजह से ब्लड लाइन की जो स्टोरी है वो बकवास भी हो गई है। इसके बाद फिर एक और ब्लड लाइन का ही सेगमेंट था, जे उसे वहाँ पे अग्रेशन में है और जिमी उसे बोलते हैं कि भाई मैंने पंच मारा था उसको, और वो बंदा सिर्फ बातें बातें करता है। और यहाँ पे फिर रोमन रेंस ने बहुत ही मस्त लाइन बोली, क्योंकि उनके पार्ट टाइमर होने के बारे में सारे लोग बात सारे लोग बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई सारे लोग कह सकते हैं कि मैं पार्ट टाइमर हूं, बट मैं मुझे इस बारे में फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज माई वाइफ एंड माई किड्स अंडरस्टैंड दैट आई एम अ फुल टाइम फादर। तो ये मेरा बिगेस्ट फ्लैक्स है और ये मेरी लेगेसी है। तो भाई लाइन ड्रॉप करने के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक फ़ैन के पर्सपेक्टिव से आप जितना ज़्यादा शोज़ पर आओगे, ज़्यादा भी नहीं, इतना कि हाँ भाई आपकी स्टोरी बढ़िया हो जाए, उतने में आई थिंक जो फैंस है वो खुश हो जाएंगे। उसके बाद जो कहता है कि अभी भी उसने अपॉलॉजी नहीं मांगी है सीएम पंक ने, तो रोमन रेंस कहते हैं मुझे चाहिए भी नहीं, और वो ऐसा बताते हैं कि हाँ मैं जाता हूँ सीएम पंक से पंगे करने, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुझे वो मार लेगा। और ये उन्होंने बहुत ही सार्कास्टिक वे में बोला कि जैसे कि हाँ ये क्या ही मारेगा मुझे, ये मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, ऐसे करके रोमन रेंस भाई थोड़ा भी मुझे चिल सा ही लग रहा है, वैसा नहीं जैसा एक अपने पापा के बारे में सुनने के बारे में एक रिएक्शन होना चाहिए था रोमन रेंस का। अभी थोड़ी और बात करेंगे इसके बारे में, बट नेक्स्ट मैच आता है एजे ली वर्सेस बेली के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच मुझे लग रहा है कि एजे ली की थोड़ा सा रिंग रस्ट हटाने के लिए था कि भैया प्रिपेयर हो जाओ, रेसलमेनिया का टाइम है, आपको बढ़िया बढ़िया मैचेस भी करने। अपने सबमिशन के साथ वो इस मैच को जीत जाती है, लेकिन बाद में आके बेकी लिंच ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। तो अभी ये जो फ्यूड हमको पता है रेसलमेनिया के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एजे ली और बेकी लिंच के बीच में करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं शो पर हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन पेंटा। और जिस चीज़ का मुझे डर था, या डर तो नहीं था, पता ही था डर, इस चीज़ से क्या डरना। अब स्मैकडाउन हम देखते हैं, हम अब ज़्यादा जो है फियरलेस हो चुके हैं, इन्होंने ओपन चैलेंज वाला सिस्टम पकड़ा दिया पेंटा को भी। मैं कह रहा हूँ ना कि जो लेजी बुकिंग है कि मैं सोचना ना पड़ जा भाई कि स्टोरी क्या बुक करे, तो ठीक है इसको भी ओपन चैलेंज दे दो। और ओपन चैलेंज देते हो तो बंदा भी तो वैसा लाओ जो कि सरप्राइज एलिमेंट ऐड करे। आप ड्रैगन ली को लेके आ गए, तो पेंटा का वही प्रोमो भी था सिंपल सा कि मैं फाइटिंग चैंपियन हूं। मैं कह रहा हूं जो बंदा बोल रहा है फाइटिंग चैंपियन मैं हूं, वो सबसे बेकार बंदा है, क्योंकि फिर वो बहुत ही इजी नहीं पड़ जाता है। रोज मैच कर लेगा, टाइटल डिफेंड कर लेगा, ले हो गया भैया, कोई स्टोरी भी नहीं है उसकी। लो भैया आप बात करो ओपन चैलेंजेस की। अब तो रेड ही पीट दी पूरी तरीके से ट्रिपल एच और उनकी क्रिएटिव टीम में इन सारी चीज़ों की। बाकी मैच था अच्छा रेसलिंग मैच तो देंगे, बट उससे क्या ही फर्क पड़ता है। देखो जब आप उसमें स्टोरी नहीं डाल रहे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चलती ही स्टोरी की वजह से, बिना स्टोरी के कोई भी कहानी में इंटरेस्ट है नहीं। तो पेंटा ने यहाँ पे अपने मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर के साथ इस मैच को जीत लिया, लेकिन वो अच्छा लगा देख के। बोल भी देता हूँ फिर मैं उसके बाद कि मतलब रेसलिंग से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2-4 तारीफ भी हो ही जाती है। वो जो रीबाउंड में आके फिर ड्रैगन ली गिरते हैं बुरी तरीके से। तो बड़ा ही लव एंड हेट रिलेशनशिप है मेरा आई थिंक अच्छे रेसलिंग मैचेस के साथ। नेक्स्ट आता है इसके बाद सेगमेंट ऑस्टिन थ्योरी एंड लोगन पॉल का। वो जाते हैं पॉल हेमन के पास में और कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर को तो जो करना है ओबाफेमी का वो करेगा, लेकिन सेथ रॉलिंस को हम हैंडल करेंगे। पॉल हेमन कहते हैं भैया सेथ रॉलिंस का पूरा गेम प्लान है डिवाइड और उसके बाद कॉन्कर करने का। सेथ रॉलिंस ने मुझे मारा, मैं 60 साल का आदमी हूँ, कुछ हुआ उसके साथ गलत, उसके साथ क्यों गलत, कुछ नहीं हो, क्योंकि हम लोग पावर में नहीं है, पावर आती है टाइटल जीत के। और यहाँ पे पॉल हेमन ने ऑस्टिन थ्योरी लोगन पॉल को लगा दिया है ऊसोस के पीछे कि भैया अब तुमको वो जो टैग टीम चैंपियनशिप है उसको जीत के आना है, ताकि उसके बाद फिर तुम ये जीतो, फिर हम सिंगल्स टाइटल के लिए जाएं और उसके बाद जो विजन है उसको हम दोबारा से पावरफुल बनाएंगे। और लोगन पॉल भी उसके बाद ना यहाँ पे कहते हैं कि भाई अब आपने बोल दिया है तो कंसिडर इट डन, और एलन नाइट को भी हम लोग देख लेंगे। तो मतलब एलन नाइट को भी अभी मिक्स में रख रहे हैं। भाई एलन नाइट को देख के ही लग रहा है इसको लेके क्रिएटिव लोग सीरियस है नहीं। उसके बाद एक सेगमेंट और भी था बाद में जाके शो पर बैक स्टेज से एलन नाइट का,
जहाँ पे वो ऊसोस के साथ एक अग्रीमेंट करते हैं कि देख विजन वाली स्टोरी में तुम्हें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, लेकिन ब्लड लाइन के पंगे में मुझे बिल्कुल नहीं पड़ना। तो ये ऐसे दिखा रहे हैं कि मतलब लॉजिक बना रहे हैं पूरा, इन्हें लग रहा होगा अपने दिमाग में वाह भैया क्या लाइन बोल दिया एले नाइट ने, भाई उसकी बुकिंग तो तुम सही कर लो, लॉजिक तुम समझा रहे हो हमें, वो अच्छी बात है कि हाँ ये ऊसोस के साथ आया है सिर्फ विजन के से लड़ने के लिए, ब्लड लाइन से नहीं, क्योंकि ब्लड लाइन से एले नाइट की अलग हिस्ट्री है। लेकिन ऐसे लॉजिक बना के आप अपने आप में खुश हो सकते हो, जब एट द एंड आपकी बुकिंग सही नहीं है एले नाइट को लेके, तो फिर क्या ही बात कर सकते हो उसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट एक सिंगल्स मैच आता है नैटी और मैक्सिन के बीच में, और क्या मैक्सिन के ऊपर गिव अप कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, क्योंकि एक टाइम पे तो उनकी स्टोरी बढ़िया ही चल रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि शायद इनका हो लिया, ठीक है इतना ही इनको मसाला लूटना था इस वाली स्टोरी से। नैटी ने यहाँ पे सबमिशन मूव में डाल के इस मैच में मैक्सिन को हरा दिया। इसके बाद एक इंटरव्यू था रैंडी ऑर्टन का, मुझे इतना समझ में नहीं आया है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर, मतलब इंटरव्यू में जो भी था यहाँ पे आके पहले इंटरव्यू होने वाला था, बहुत ही एक तो बेकार इसकी क्वालिटी थी, ऑडियो की भी वीडियो की भी, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ से समझाना चाह रही थी, थोड़ा इसको रॉ टाइप की वाइब दे रहे थे, मैं तो ऐसा ही समझूंगा इसको। वो कहते हैं कि सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मतलब ऐसी बातें हो रही है कि भैया ये क्या कर दिया तुमने कोडी रोड्स के साथ में, माइकल कोल के बारे में भी बोलते हैं कि भाई इंटरव्यू नहीं दे रहा, मुझे अपनी बात बोलनी है, लेकिन कहते हैं फिर मेरी एक जिस बंदे से बात हुई उसने मुझे सही से बताया कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया, और जो मैंने किया कोडी रोड्स के साथ, कहते हैं मैं किलर हूँ और रेसलिंग हैज़ मोर देन वन रॉयल फैमिली, ऐसा करके जो आपको पता है कोडी रोड्स का फ्रेज रहता है जो उनके म्यूजिक में भी है, वो चीज़ यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने बोली। और इसके बाद अब स्मैकडाउन में आने भी वाले हैं, तो मुझे इतना समझ में नहीं आया कि आई थिंक बस उनको फीचर करना था रैंडी ऑर्टन को, क्योंकि या तो यहाँ से एक बात बताना चाह रहे हैं कि जिस बंदे से बात हुई है रैंडी ऑर्टन की, वो बंदा क्या पता स्टोरी में आएगा, तो अभी तो खैर बहुत ही क्रिप्टिक सा ही है, मैं बोलूँगा एक वीडियो थी या ये इंटरव्यू था जो प्रोमो है रैंडी ऑर्टन का, बाकी असली मज़ा तो अगले स्मैकडाउन में आने वाला है, क्योंकि ये रैंडी ऑर्टन की पहली स्मैकडाउन होगी उनके हील टर्न के बाद। इसके बाद बैक स्टेज से डैनहाउजन का भी सेगमेंट था, जहाँ पे वो ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियरी, अभी भी जोड़ी रायन का नाम है दिमाग से हटा नहीं मेरे, ग्रेसन वॉलर और कोफी किंगस्टन थे। तो वहाँ पे ना अपनी जो कमर है डैनहाउजन वो मटकाते न्यू डे के स्टाइल में, और फिर कोफी किंगस्टन कहते भैया न्यू डे में आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद यू आर कर्स्ड करके उन्होंने बोला, और उस टाइम पे ना जो ग्रेसन वॉलर हैं उनको आगे कर दिया कोफी किंगस्टन ने, तो भाई ग्रेसन वॉलर को लगा भाई मेरे साथ तो बहुत ही गलत हो गया, और उसके बाद यू आर कर्स्ड वाली जो बीट है उसके ऊपर कमर भी मटका रहे होते हैं डैनहाउजन। तो अभी ये कितना आगे, इसको मैं बोल रहा हूँ ना ये गड़बड़ होने वाली है बहुत ज़्यादा, अगर बहुत टाइम तक यही स्टोरी आगे चलाता रहे, क्योंकि फिर हमें समझ में आ जाएगा डैनहाउजन आता है ये बोलता है चले जाता है, वो तो फिर भी थोड़ा डैनहाउजन का जो कैरेक्टर है वो इंटरेस्टिंग है, इस वजह से इतनी बार हम लोग ये चीज़ झेल भी ले रहे हैं, वरना बाकियों के साथ तब तक सेम कहानी हो भी जाती। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है स्टेफनी बकैर वर्सेस रकेल रोड्रिगेज के बीच में। लिव मॉर्गन यहाँ पे एप्रन पर आ जाती हैं, फिर बचाने के लिए ईओ स्काई भी आती है, लेकिन ईओ स्काई को रिंग डेस्क के ऊपर बहुत ज़्यादा उड़ा दिया जाता है। रोल अप करके इस मैच में स्टेफनी बकैर ने हरा दिया है रकेल रोड्रिगेज को, और वैसे भी वो हारने वाली थी क्योंकि भाई अभी वो चैंपियन है और रेसलमेनिया में उनको मैच करना है। और अब आता है शो का मेन इवेंट जो कि था रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में एक फेस टू फेस वाला सेगमेंट, जिससे एक्सपेक्टेशन बहुत 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 ज़्यादा थी। तो भाई होता क्या है, सबसे पहले रोमन रेंस आते हैं और वो एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि देखो भाई मुझे पता है ये किसका शो है, वो इस तरीके से बोल रहे थे कि सीएम पंक कहता है कि ये मेरा शो है, लेकिन फिर रोमन रेंस याद दिलाते हैं कि शो की स्टार्टिंग में भी मैं हूँ, बीच में भी मैं आया, और अब देखो शो को क्लोज करने के लिए भी कौन आया है। कहते हैं कि भैया फिल जो है ना, ये जो सीएम पंक है कंफ्यूज हो जाता है, ये मंडे है ये उसका शो है, ये करके फिर से उनको चिढ़ाई रहे होते हैं। कहते हैं भैया अभी पानी गर्म है, उबल रहा है, उबाल मार रहा है, आजा निकल के आजा, हैंडल सम बिजनेस। और जैसे ही सीएम पंक का म्यूजिक हिट हुआ, पहले रोमन रेंस का रिएक्शन जीभ निकाल के था कि अब इसको मैं अच्छे से रह लूंगा, और उसके बाद फिर रोमन रेंस एकदम से सीरियस भी हो जाते हैं पूरे म्यूजिक पर। वो अपने जो है रिंग साइड पे फैंस के साथ मिल रहे हैं, जो कि रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा ऐसे बोर कर रहा था कि भाई कब ये निकल के आएगा। अब इसके बाद रिंग में आ जाते हैं ये दोनों, और रोमन रेंस और सीएम पंक फेस टू फेस थे। रोमन रेंस कहते हैं वेलकम टू माई रिंग, और मेरे मेन इवेंट में भी तेरा स्वागत है। फिर सीएम पंक कहते हैं कि भाई देख तू मेरे को फिल नाम से बुलाता है, जो कि मेरा गवर्नमेंट नेम है, और तेरे को लग रहा है कि नाम के साथ मेरी इंसल्ट हो रही है, मैं भी बोल सकता हूँ। और उन्होंने टियाकी बोला भाई रोमन रेंस को, रोमन रेंस का पहले नाम जो है वो लियाकी था। कहते हैं मैं भी बोल सकता हूँ ऐसे जैसे कि तेरी इंसल्ट हो। फिर वो कहते हैं लेकिन मैं तुझे डेफिनेटली सर्टेनली नहीं कॉल करने वाला तेरे नेम जो के साथ में, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो कि रियल समोअन है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वो यहाँ पे समोआ जो की बात कर रहे थे। रोमन रेंस फिर कहते हैं कि हाँ भाई तू मुझे जो के ना यू शुड कॉल जो, तुझे उससे बात करनी चाहिए, वो तुझे रिमाइंड करवाएगा कि रियल ट्राइबल चीफ कौन है। और जो बीच बीच में अचानक से लाइन ड्रॉप हो जाती है ना सीएम पंक, उनका जो कैच फ्रेज है इट इज़ ग्रेट टाइम टू बी अलाइव वाला उस सिटी में, वो बहुत मस्त लगता है। वो एकदम से टोन को सेट कर देता है उनके प्रोमो
की। और उसके बाद सीएम पंक कहता है कि भाई मैं सरप्राइज हूं कि तूने मेरे पे हाथ नहीं उठाया, आई एम इन योर हेड करके वाली वो बात बोल रहे होते हैं। रोमन रेंस कहता है कि भाई मैं तो सभी के दिमाग में हूं। देख, ये बड़ी सही लाइन लगी मुझे रोमन रेंस की, क्योंकि उस समय लोग जो है चैंट भी कर रहे थे रोमन रेंस के लिए। फिर कहते हैं कि भाई तू लाइव इवेंट मेन इवेंट नहीं कर पाता, तू कहाँ रेसल में मेन इवेंट करने की बात करता है, कुछ स्पेशल बात बोल, दे आर कॉलिंग फॉर यू। क्योंकि उस समय लोग सीएम पंक के नाम ले रहे होते बहुत ज्यादा। तो सीएम पंक कहता है कि हाँ वैसे ही ना, जैसे मैं लास्ट वीक तुझे कॉल कर रहा था लेकिन तूने अपने कजिन्स को भेजा और वहां पे उन्होंने कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया। उसके बाद वो कहता है कि ऊसोस आए, उन्होंने मैसेज डिलीवर किया जो कि सही मैसेज था, लेकिन उसका मैसेंजर गलत था। मतलब सीएम पंक कह रहा है कि भाई तुझे निकल के आना चाहिए था, हु इज द रियल ट्राइबल चीफ, ये वाला सवाल फिर एक बार पूछा गया है रोमन रेंस से। रोमन रेंस भी कहता है वो भाई यार 5 सालों से लगातार यही सेम चीज़ मुझे बोली गई थी, यही तेरे पास कचरा है मेरे पास बोलने के लिए कि असली ट्राइबल चीफ कौन है। तो हमेशा जो सेम चीज़ें उसको रिपीट करता है। मेरे पार्ट टाइमर होने की भी बात करते हो ना तुम लोग। फिर वो बोलते हैं कि अगर टॉप प्लेयर होता तो ये समझ में आता, अपनी बीवी से जाके पूछ तू इस बात को। उस पर भी लोगों ने जो है रिएक्शन बहुत बढ़िया दिया, कहता कुछ सही सा बोल और मेरा टाइम वेस्ट मत करने में, नहीं तो मैं निकल के जा रहा हूँ। रोमन रेंस वहां से जाने भी लगते हैं। सीएम पंक ने ऊपर भी रोका, इधर से रोका, उधर से रोका, फिर उसके बाद सीएम पंक बाहर ही चला जाता भाई रोमन रेंस को रोकने के लिए। और उसके बाद सीएम पंक ने जो बोला, माई रिंग माई बेल माई शो, मैं बताऊंगा तुझे यहां से कब जाना है। और उसके बाद फिर वो रोमन रेंस को अंदर लेके जाते हैं, कहते हैं कि मैं देख सकता हूं कि आई एम इन योर हेड, और वो रेसलमेनिया को तू साइन देख ले, क्योंकि वो तू आखिरी बार देखने वाला है, क्योंकि ये तेरा आखिरी रेसलमेनिया का मेन इवेंट होने वाला है। मैं तुझे अपने शोल्डर पे उठाऊंगा, उसके बाद मैं तुझे जीटीएस हिट करूंगा, मैं तुझे हराने वाला हूं रेसलमेनिया में। रोमन रेंस कहता है कि देख भाई मैं जाना नहीं चाहता इस डायरेक्शन में, लेकिन बहुत बकवास बोल चुका है तू डिल्यूजनल है, तू माइक पे बहुत अच्छा है, लेकिन तू मेंटल गेम के ऊपर बहुत अच्छा है, लेकिन तू मुझे तो इस तरीके से फेस नहीं कर सकता जो वैसे सीएम पंक ने कर दिया था लास्ट वीक रोमन रेंस को। कहते हैं कि देख भाई तेरी जब टॉकिंग डन हो जाती है ना, तेरे से असली में एक्शंस कुछ नहीं होते, और सच्चाई ये है कि तू ना मेरे से फास्टर है, ना तू मेरे से स्ट्रॉन्गर है, तू मेरे से बेटर लुकिंग नहीं है, और ये जो टाइटल है ना तेरे ऊपर, ये भी एक एम्बेरसमेंट है क्योंकि यू आर ओल्ड। इतना इनफ था सीएम पंक को गुस्सा दिलाने के लिए। अब मैं यहाँ पे जो एक चीज ऐड करूंगा वो ये कि रोमन रेंस के साथ जो हुआ लास्ट वीक नहीं, उससे लास्ट वीक, क्योंकि पिछले हफ्ते तो बंदा छुट्टी पे था ना, तो इस हफ्ते जो रोमन रेंस के अंदर अग्रेशन था, जिस तरीके से रोमन रेंस को आना चाहिए था, वो चीज मैंने मिस करी। हाँ स्टोरी के हिसाब से मुझे पता है डब्ल्यूडब्ल्यू ये दिखाना चाह रही है कि रोमन रेंस को इतना फर्क नहीं पड़ा सीएम पंक की बातों का, लेकिन आई थिंक ये स्टोरी के बेटरमेंट के लिए रोमन रेंस को इस चीज से फर्क पड़ना चाहिए था कि जो उनके फादर के बारे में उन्होंने लाइन बोली है। उल्टा हुआ ये कि रोमन रेंस ने भी आज सीएम पंक को ट्रिगर कर दिया, और फिर उसके बाद सीएम पंक ने जो है हाथ उठा दिया रोमन रेंस के ऊपर। रोमन रेंस गिर भी जाता भाई वहां पे, लेकिन उसके बाद भी रोमन रेंस ने कुछ ऐसा किया नहीं कि जैसे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो इस चीज के ऊपर। उन्होंने बस वो वहां से हंस रहे हैं, और सारे सिक्योरिटी वाले बंदे आते हैं जो कि सीएम पंक को लेके जा रहे हैं, और रोमन रेंस कैमरे की तरफ भी देख के बात कर रहे हैं कि जैसे कि जो काम इससे पहले सीएम पंक ने रोमन रेंस के दिमाग में घुसने का किया था, वो चीज रोमन रेंस ने आज सीएम पंक के दिमाग में घुस के ऐसे कर दिया, जो कि मुझे लगा कि भाई आज डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस को अग्रेशन में दिखाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा क्यों किया है। मुझे लगता है कि वो वाली जो हाइप थी उनके फादर वाली स्टोरी की, उसको डब्ल्यूडब्ल्यू बढ़िया से बना सकती थी, लेकिन ये आई थिंक एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मुझे देख के लगा। तो लास्ट जो सेगमेंट था वो जितना बेटर हो सकता था डेफिनेटली उतना तो बेटर नहीं हुआ। बाकी आपका ओपिनियन बताना इसके बारे में। एंड यस, डिस्क्रिप्शन में आपको नेचुरल टीन का लिंक मिल जाएगा। अपना प्रोटीन इंटेक फिक्स करके आप लोग ना सिर्फ अपनी फिजिक, अपनी स्किन, अपनी हेयर सबको फिक्स कर सकते हो। और बाकी अगर लाइफ अच्छी है तो बॉडी अगर अच्छा फील कर रही है तो लाइफ आपको बहुत सॉर्टेड फील होती है। R1 वाला कोड आप लोग यूज कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।